हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1। और ये जो पूरी तरह से चैप्टर है ना, ये हम लोगों का खेती बाड़ी पे मतलब कृषि पे आधारित है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 में देखो, हमारा जो देश है इंडिया जो है ना, ये कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए हम लोग आज फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि खेती बाड़ी कैसे किया जाता है और जो खेती के बाद जो फसल उपजता है ना, उसका हम लोग प्रबंधन मतलब रख रखाव कैसे करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरी तरह से समझाया गया है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लास 8 के बच्चे जो है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ और वैसे स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो भी आप लोगों का डिमांड हो उसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं बीच बीच में बोलूंगा कहाँ पे आपको कमेंट करना है। चलो अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं फर्स्ट से। जो चैप्टर है, चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। पहला है फसल का उत्पादन। क्या है मेरा हेडिंग? फसल का उत्पादन एवं उसका प्रबंधन। यहीं से हम लोग चलना शुरू करते हैं ना। कहता है ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। पहेली और बूझो की कहानी चलते रहती है एनसीईआरटी में। अब ये दोनों कहाँ गए हैं? अपने चाचा जी के घर गए हैं। उनके चाचा एक किसान है और उनके चाचा क्या हैं? किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती। खुरपी ऐसे खोदने वाला, ठीक है, दराती मतलब इस तरह से काटने वाला, और बेलचा देखे, हल इत्यादि देखे उन लोगों ने। जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उनको तो ये सारा चीज़ पता होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो शहर में रहते हैं और कभी बागवानी वगैरह नहीं किए हैं, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बूझो पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के भी मन में यह सवाल होगा कि आखिर इस तरह के जो औजार हैं सर, हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, जितने भी जीव होते हैं ना धरती पे, उनको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। सुने हो ना, भोजन, वस्त्र और आवास हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सुने होगे? तो जो भोजन है हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? आप लोग कक्षा 7 में पढ़े हैं कि जो हरे पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा संश्लेषित करते हैं। तो वो पौधे क्या हैं? अपना तो भोजन बना सकते हैं। मनुष्य सभी सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, लेकिन मनुष्य के साथ साथ जितने भी अन्य जंतु हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। होते हैं ना ऐसा? जो भी हम लोग चावल, दाल, अनाज वगैरह जो भी चीज़ खाते हैं, वो हमें किससे मिलता है? पौधे से ही मिलता है। और पौधे उन सारी चीज़ों का निर्माण कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, इसके बारे में थोड़ा अब हम लोग समझते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हम लोग खाते क्यों हैं। तो हम लोगों को दैनिक क्रिया करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? प्रश्न है ये। क्या है? क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वह विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। देखो, हम लोग दिन में बहुत सारे कार्यों को करते हैं। हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं, चलते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, और भी बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर के भीतर चलते रहती हैं। और इन सारे कार्यों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं ना। तो कहां से कहां तक, इसका उत्तर यहां तक दिया हुआ है, आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, कहता है कि हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मनुष्य होते हैं ना, उनका जो भोजन का स्रोत होता है वो दो होता है। या तो उनका भोजन किससे प्राप्त होगा? या तो उनका भोजन पौधों से मिलेगा, या फिर किससे मिलेगा? जंतुओं से मिलेगा। ठीक है, पौधों से हम लोगों को क्या मिलता है? दाल, चावल, अनाज वगैरह मिलता है, और जंतुओं से हमें मांस, दूध, अंडा वगैरह मिलता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं क्या दिया है तुम्हारे पुस्तक में। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत की आबादी तो बहुत अधिक है, यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या है। चाइना के बाद, वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे स्थान पे भारत का जनसंख्या है। अब इतने बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना बहुत क्या है?
कठिन कार्य है, ठीक है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, तो यह प्रश्न आपके मन में भी उठ सकता है। और आइए अब हम लोग इस प्रश्न का क्या खोजते हैं, उत्तर खोजते हैं ना, कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। जब ज़्यादा जनसंख्या है और सभी लोगों को प्रत्येक दिन भोजन की आवश्यकता है, तो सभी लोगों की क्षुधा भूख को शांत करने के लिए हमको क्या करना होगा, बड़े स्तर पर भोजन का उत्पादन करना होगा। मतलब कृषि कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को करना होगा, यही बात यहाँ पे समझाया गया है ना। उसका क्या है, यहाँ पे उत्तर दिया गया है किसका, जो अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसका ये आंसर था। आ रही बात समझ में, आगे चलो। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विशाल जनसंख्या है किसका, भारत का, तो इसको जो भोजन हम लोग प्रदान करेंगे, मतलब इनकी जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, भोजन का नियमित पहले तो उत्पादन करना होगा, मतलब कृषि कार्य बहुत बड़े पैमाने पे करना होगा। फिर क्या करना होगा, जो कृषि में हम लोग धान, चावल, मक्का, गेहूं जो भी उत्पादन करेंगे उसका हमको क्या करना होगा, उचित प्रबंधन करना होगा, मतलब रख रखाव सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद इसका वितरण भी हमको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से करना होगा, ताकि प्रत्येक लोगों तक, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक वो जो धान चावल का उत्पादन हुआ है वो पहुंच सके। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कृषि पद्धतियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो समझाया गया है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मतलब आज से 10,000 साल पहले तक लोग कैसे थे, घुमंतु थे, एक जगह घर बना करके नहीं रहते थे, वो क्या इधर उधर घूमते रहते थे, और घूम घूम करके जंगल से जो भी खाने पीने की वस्तुएं मिलती थी उसी को इकट्ठा करते थे और क्या करते थे, जानवरों को मार मार के खाते थे। अब कहता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। कैसे, समूह में विचरण करते थे ना, मतलब ग्रुप बना के चलते थे एक जगह से दूसरे जगह तक। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना, उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना क्या किया, प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल गेहूं, अब देखो बाद में क्या हुआ, पहले तो लोग ऐसे जीते थे कि जाते जहाँ पे जो भी मिल जाता, कहीं जंगल में फल मिल गया, कंदमूल मिल गया या कोई जानवर मिल गया उसका शिकार कर लिया, तो ये सारा चीज़ करके अपना वो भोजन करते थे। बाद में क्या किए कि कालांतर में, मतलब जब समय बीता तो उन्हें खेती करना आने लगा, ठीक है। तो खेती से वे क्या उत्पादन करने लगे, चावल गेहूं तथा अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ ना, इस तरह से कृषि का प्रारंभ हुआ। चलो आगे समझते हैं। आगे बताया गया है जब एक ही किस्म के पौधे, कहता है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यहाँ पे फसल की परिभाषा दी गई है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे फसल का परिभाषा बताया गया है कि फसल क्या होता है, किसकी बात चल रही है, फसल की बात चल रही है। इसका परिभाषा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। फसल क्या है, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उदाहरण इसका क्या है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के। आप लोग देखें ना क्या होता है, हम लोग के गांव में धान की खेती अगर होती है तो धान का खेत पूरा का पूरा रहता है, लेकिन आजकल मिक्स्ड क्रॉप का भी प्रचलन बढ़ गया है, ठीक है। मतलब एक साथ बहुत प्रकार के क्रॉप को एक साथ उगाना ना, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे में, ठीक है। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, आपको पता है ना फसल क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि अन्न, अन्न में क्या आ गया, चावल दाल वगैरह आ गए। सब्जियां, सब्जी तो समझ रहे हैं ना, आलू गोभी, पत्ता गोभी, बैगन वगैरह, ये सब सब्जियां हैं। फल भी आप समझ रहे होंगे। तो फसल क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो अब ये जो तीनों जो फसल हैं ये किस मौसम में उगाए जा रहे हैं, इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आधार पे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है भाई, थोड़ा समझते हैं। भारत एक विशाल देश है, जो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री ना, ये बहुत बड़ा विशाल देश है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा देश हमारा है। तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ क्या होता है, यहाँ अलग अलग जगह का ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ क्या है, भिन्न भिन्न है ना। देखो जो हमारा देश है यहाँ पे ये सारी जो परिस्थितियाँ होती हैं,
तापमान, टेम्परेचर, जैसे हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के तराई में जो गांव हैं और जो मैदानी क्षेत्र में गांव हैं, वहाँ के तापमान में बहुत अंतर होता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी अलग अलग, आसाम की ह्यूमिडिटी अलग और राजस्थान की ह्यूमिडिटी अलग ना। और वर्षा, आसाम में माहसिन राम में बहुत अधिक वर्षा, और जाके उधर देखिए, उधर कहाँ पे, थार में बिल्कुल वर्षा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, भारत इतना लंबा चौड़ा देश है कि यहाँ के विभिन्न जगहों पे इन सारे जो जलवायवीय परिस्थितियाँ हैं इनमें भिन्नता पाई जाती है। एक अच्छा जी, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार, देखो जो हमारा देश है, ये जो जलवायवीय विविधताएं हैं, इसके चलते हमारे देश के विभिन्न भागों में क्या होता है, विविध भागों की में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए हमारे देश में अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। देखो, जो फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, इस आधार पे फसलों को मोटे तौर पे कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो प्रकार में बांटा जा सकता है, जो एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया गया है। पहला है खरीफ फसल। पहले फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। यह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इसे किस ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, जो फसल हम लोग किस ऋतु में उगाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसको हम लोग कौन सा फसल बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः, वर्षा ऋतु कब से शुरू होता है, जून से शुरू होकर के सितंबर तक होता है। कहाँ तक, सितंबर तक होता है। अब देखो, खरीफ जो फसल है, खरीफ फसल में बरसात के दिन में होने वाले जितने भी फसल है ना, उनका तुम नाम इसमें लिख सकते हो, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे बच्चे जो कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एसएससी वगैरह, एमटीएस वगैरह के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दूसरा है हमारे पास रबी फसल। कौन सी फसल है भाई, रबी फसल की बात चल रही है। रबी फसल जो है ना, शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। किस ऋतु में उगाए जाते हैं, शीतकाल में उगाए जाते हैं ना, शीत ऋतु में, मतलब ठंडे के मौसम में। ठीक है, ठंडी की जो मौसम होती है उसी में। शीत ऋतु कब से शुरू होता है भारत में, अक्टूबर से मार्च तक रहता है। अक्टूबर से, मतलब सितंबर में वर्षा ऋतु खत्म, उसके बाद शीत ऋतु आ जाता है। तो अक्टूबर से मार्च तक में उगाए जाने वाली फसलें क्या हैं, इसे हम रबी फसल के नाम से जानते हैं। किस फसल से, रबी फसल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है भाई, गेहूं उगाया जाता है। जब धान की खेती हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पानी, बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो बाद पानी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल रहता है, उस सीजन में क्या होता है, गेहूं उगाई जाती है। ठीक है, साथ में चना उगाया जाता है, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, और धूप के दिनों में भी कुछ फसलें उगाई जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में। क्या क्या इसमें शामिल है भाई, इसमें शामिल है दाल और सब्जियां, कुछ स्थानों पर उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियां, ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। कहता है धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है, बूझो कि ये जो धान है, धान को, जैसे आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा विचार के, सर हम लोग बरसात में ही धान क्यों बोते हैं, उस समय गेहूं क्यों नहीं बोते। तो इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग समझ लो मेरे प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर नीचे बता रही है कौन, देखो ये लड़की बता रही है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो धान की फसल होती है ना, उसको वर्षा ऋतु में ही इसलिए बोया जाता है क्योंकि उसको क्या चाहिए, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसके ग्रोथ के लिए। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। साथ ही साथ उसको क्या चाहिए, उष्णता चाहिए, जितना उष्णता चाहिए वर्षा ऋतु में उतना उष्णता उसको मिल जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग वर्षा की ऋतु में ही उगाते हैं। आगे देखो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। देखो, जो धान का खेती होता है वह क्या होता है, वर्षा के ऋतु में होता है। वर्षा ऋतु कब से, जून से शुरू होकर के कब तक, सितंबर तक रह रहा है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना, लगभग 3 साढ़े 3 महीने का समय है। इतने समय में ही उसको क्या करना है, पूरे खेती, मतलब धान के खेती का पूरा प्रक्रम करना है। तो इसी को जो पूरा समय लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक फसल को करने में, उसको हम लोग कहते हैं सामयिक अवधि। अरे ये बात समझ में। तो कहता है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि, मतलब एक समय सीमा के भीतर
करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। आप लोग भी अगर अपने घर में बागवानी रखे होंगे, अगर वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते होंगे, सजावटी पौधे, तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं इसको। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, अब जो कृषि पद्धति हम यहाँ भारत के किसान अपनाते हैं उनके बारे में आगे आप लोगों को बताया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, सबसे जो पहला काम होता है कृषि पद्धति में वो है मिट्टी तैयार करना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी बुआई करते हैं। किसकी? जो दाना है, जो सीड है, उसकी हम लोग बुआई करते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, धान हो, गेहूं हो, या फिर मटर हो, चना हो, उसकी हम लोग बुआई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं उसमें। उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा देते हैं। उसके बाद उसमें जो भी क्या होता है, अनवांटेड जो ग्रास आ जाते हैं, मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं है, वैसे घास फूस अगर उगाते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ करके हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में जब फसल हम लोगों का पक जाता है तो हम लोग उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका भंडारण कर देते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, जब फसल हम लोग काट लिए तो उसके बाद दौनी मिसनी करके और उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर में या बड़े बड़े जो गोडाउन बने होते हैं वहाँ पे हमको उसको बोरी में भर के और उसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। अब हमारे पास है मिट्टी तैयार करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले देखो मिट्टी हम लोग कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहला स्टेप, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। यह पहला चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इससे जुड़े भूमि में गहराई तक, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। जो कोई भी प्लांट होता है ना, उसका जड़ जमीन में बहुत गहराई तक पहुंच सके, इसके लिए मिट्टी को क्या किया जाता है, हल की सहायता से हल जोत करके उसको पोला बनाया जाता है, मतलब पलटा जाता है, अल्टा पलटा जाता है। क्योंकि धूप के दिन में देखते हो ना, मिट्टी कितना सूख जाता है, सख्त हो जाता है, तो उसको नरम बनाया जाता है उलट पलट के। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। और जो पोली मिट्टी होती है, मतलब जो भुरभुरा एकदम मिट्टी हो गया है, उसमें अगर गहराई तक जड़ें चली गई हैं तो भी वो क्या कर सकती हैं, सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। क्योंकि क्या होती है, जो पोली मिट्टी होती है उनके कणों के बीच में छिद्र हो जाता है, छोटे छोटे पोर बने होते हैं। ठीक है, और उसमें हवा भरे हुए रहते हैं, संरंध्र होता है वो। ठीक है, तो जिसके माध्यम से वो क्या कर पाता है, श्वसन कर पाता है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। अब देखो, जब मिट्टी को हम लोग भूरभूरा करके क्या कर देते हैं, पोली मिट्टी बना देते हैं, तो उसमें रहने वाले जो केंचुए और छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है और इनकी जो वृद्धि है बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे होने लगती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। कौन कौन? केंचुआ और सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सब क्या हैं, किसानों के मित्र हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन किसानों का मित्र है, और वहाँ पे ऑप्शन में केंचुआ और सूक्ष्म जीव दिया रहेगा तो उसको आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है, कहता है क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं। अब देखो, जो एक बार हम लोग जुताई करते हैं तो मिट्टी तो उसमें कुछ उर्वर हो ही गई है, भुरभुरी हो गई है, लेकिन जो केंचुए होते हैं और छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी को और भुरभुरा और उपजाऊ बना देते हैं ना, पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इनका क्या कार्य होता है, किसका, केंचुए का और सूक्ष्म जीवों का। कह रहा है यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं, पहला बात, और दूसरा बात ह्यूमस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, अब हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। चलो इसका उत्तर समझते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। पढ़े ना पिछली कक्षा में कि जो मिट्टी होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, पहला तो होता है खनिज, दूसरा जल, पहला होता है खनिज, दूसरा जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। कौन, मृत पौधे। जैसे तो जो मिट्टी होता है ना,
मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ पौधे, जैसे हम लोग जब खेती करते हैं तो उसका बचा हुआ जो भाग रहता है मिट्टी में ही लग जाता है, तो ये क्या होते रहते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनके द्वारा ये धीरे धीरे अपघटित होते रहते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रम होता है, इसमें जो मृत जीव होते हैं ना, ठीक है, उनमें जो पाए जाने वाले पोषक है वो भी मिट्टी में क्या होते हैं, निर्मुक्त हो जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। अब देखो, जो मिट्टी का जो ऊपर वाला कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा होता है ना, उसी में जो छोटे, चूंकि जो खेती होती है वो विशाल पेड़ तो होते नहीं है, मटर चना कितना होता है, इतना ऊंचा होता है, ठीक है, तो चना का पौधा कुछ सेंटीमीटर तक ही उसका जड़ जाता है मिट्टी में, और वही क्या होता है, वही मिट्टी जो है पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, ऊपर के जो कुछ सेंटीमीटर के मिट्टी होते हैं। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अब देखो, मिट्टी में जो भी पोषक पदार्थ नीचे चला गया है, जब उसको हम लोग उलट पलट देते हैं तो क्या होता है, ये जो पोषक पदार्थ है ये कहाँ चला आता है, ये पोषक पदार्थ आ जाता है ऊपर। कहाँ जाता है, ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मिट्टी को उलटना पलटना और पोला बनाना इतना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका उत्तर था, जो ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसका उत्तर है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां तक आंसर हो गया आपका ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है आपकी पुस्तक में। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब देखो, जो ये जो मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया है ना, इसको एक खास नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। खेत की जुताई होते हैं, आप लोग देखें ना, हलों के माध्यम से, इसे हल चलाकर करते हैं। जुताई हम लोग कैसे करते हैं, जुताई हम लोग हल चलाकर करते हैं। आगे कहता है, हल किस चीज का बना होता है, हल या तो लकड़ी का बना होता है या फिर नहीं तो लोहे का बना होता है ना। आगे देखो, यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, कभी कभी देखते हो ना मिट्टी एकदम सूखा हो जाता है, बिल्कुल ड्राई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जुताई से पहले हम लोग उसमें पानी देते हैं। क्या करते हैं, पानी पटाते हैं ना। पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी दे देते हैं जमीन में, और पानी देने के बाद कुछ देर तक उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जो पानी दिए और पानी करके क्या हुआ कि उसका जुताई तुरंत से नहीं किए, तो क्या होगा, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें अब देखो, अब इनको क्या करना है, जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं, जैसे एक मान लो इस तरह से खेत है हमारे पास, इसमें बहुत ऐसा ऐसा मिट्टी का बहुत सारा ऐसा ऐसा ढेला हो गया चारों तरफ, तो क्या करना पड़ता है, इसको प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाटल की आवश्यकता पड़ती है। पाटल की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के सहायता से क्या होता है, इसको तोड़ करके क्या कर दिया जाता है, मिट्टी को प्लेन कर दिया जाता है, मिट्टी को समतल बना दिया जाता है। यहां तक क्लियर है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। किसके लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि खेत को समतल करना क्यों आवश्यक है, तो आप वहां पे उत्तर लिखेंगे कि बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, खेत को समतल करने का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, एक और क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप लोग क्या देंगे कि खेत को समतल करने का जो कार्य है वह पाटल के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्लियर है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। अब देखो, जुताई से पहले कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, खाद दे देते हैं। क्यों भाई, खाद इसलिए दे देते हैं कि जब जुताई होता है ना, तो उससे खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। अरे बात समझ में, इसीलिए कभी कभी जुताई से पहले हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, जुताई के समय जो खाद है ना, वो मिट्टी में भली प्रकार से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में क्या किया जाता है, अब जो बुआई करते हैं उससे पहले कभी कभी क्या करते हैं, मिट्टी में पानी डाल दिया जाता है, मतलब पानी पटा दिया जाता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, फसल को उगने में मदद मिलता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो आगे समझते हैं कृषि के औजार। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कृषि कार्य हम लोग करते हैं उसके लिए किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अच्छा उपज हम लोगों को प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं, बुआई से पहले हम लोग मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। कर लिए भुरभुरा, ये वाला तो काम हो गया ना। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। जो जुताई का काम होता है किसके द्वारा होता है, हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा। इस कार्य में उपयोग किए जाने कुछ औजार हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति हल चला रहा है, हल जोत रहा है ना खेत में।
आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये क्या रहा है, इसको हम लोग जो मोटा वाला डंडा है इसको हम लोग बोलते हैं जोत, ठीक है। और जो नीचे जो जमीन में घुसा हुआ है किस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये जो हल होता है और इसका जो नीचे वाला ये तिकोन वाला होता है तो ये जमीन में जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फाल, क्या बोलते हैं, फाल बोलते हैं ना। और जो कंधे पे यहाँ पे देख रहे हो ना, कंधे पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोत, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जोत। और आगे देखो जो जिससे हल क्या है जुड़ा हुआ है, मतलब फाल और हल आपस में जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं हल सैफ्ट। ये वाला देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लंबा वाला जो डंडा है जिससे हल जुड़ा हुआ है, किससे, कंधे पे रखा हुआ है बैल का, इसको हम लोग बोलते हैं हल सैफ्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अब हल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि हल क्या है। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि हल का क्या कार्य है, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। ये हम लोग हल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका क्या कार्य है, तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई करने के लिए किया जाता है, खाद उर्वरक मिलाने के लिए किया जाता है, दूसरा खरपतवार निकालने के लिए, सबसे पहले जुताई, दूसरा खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप लोग हल का क्या कार्य है। आगे देखो यह औजार, अब कहता है कि हल किन किन चीज से बना होता है, तो यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जा सकता है। तो क्या आप लोग हल के ऊपर एक छोटा सा नोट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग नोट्स लिखिए कॉपी में और क्या कीजिए, हल का एक चित्र बना सकते हैं बैल के साथ। आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिएगा ना। अब हल को किससे खींचा जाता है, हल को पशुओं की सहायता से खींचा जाता है, घोड़े, ऊंट और बैल की सहायता से, ठीक है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है। अब जो हल होता है ना उसमें लोहे की मजबूत पतली तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है फाल। तो आप लोगों से कभी पूछा जाएगा कि फाल किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जो हल होता है, हल में लोहे की तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाल कहते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक इसका उत्तर है ना। आगे देखो, हल का मुख्य भाग लंबे लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल सैफ्ट किसे कहते हैं, हल सैफ्ट किसे कहते हैं, तो आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे, आप इसका यहां से यहां तक उत्तर लिखेंगे कि हल का मुख्य भाग, जो हल का मुख्य भाग होता है, अभी आप लोगों ने देखा था ना, ये वाला जो यहाँ वाला, ये देखो ये हल था, हल का जो ये मुख्य भाग है ना, ये वाला लंबा डंडा वाला, इसको क्या बोला जाता है, इसको हल सैफ्ट बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखो, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं ना। अब आजकल क्या है, मोटराइज्ड हल आने लगा है जो मोटर से चलता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा क्या हो गया, एडवांस हो गया है ना, खास करके गुजरात वगैरह क्षेत्र में इसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है। अरे ये बात समझ में। और उसको क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, तो आप अभी देखते रहेंगे कि उसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, उसको पावर टिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर टिलर बोलते हैं। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि पावर टिलर क्या होता है ना नेट पे। चलो आगे देखो, आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल देखो लकड़ी का कमी बहुत हो गया है, तो क्या हो रहा है, देसी हल का जगह कौन ले रहा है, लोहे का हल ले रहा है ना। अब समझते हैं हम लोग किसके बारे में, कुदाली के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, कुदाली। देखो गांव पे कुछ लोग इसका नाम कुदारी रख दिए हैं, लेकिन इसको बोला जाता है कुदाली ना। यह एक सरल औजार है। कैसा औजार है, अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुदाली किस प्रकार का औजार है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे कि कुदाली एक सरल औजार है ना, जिसका उपयोग किस काम में आता है ये, तो कुदाली का उपयोग होता है खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुंह वाली प्लेट लगी होती है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं या फिर खरपतवार निकालते हैं। देखो हालांकि यहाँ पे इस तरह का फोटो दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा फोटो, ऐसा कुदाली होता नहीं है भारत में, ये दूसरे जगह का लगता है, फॉरेन वाला ले आया है ना। हम लोग के देश में ऐसा वाला कुदाल नहीं होता है। हम लोगों के देश में कैसा वाला होता है, थोड़ा मैं एक फिगर बना देता हूँ। हम लोगों के देश में ऐसा एक डंडा लगा होता है और यहाँ पे ऐसा करके, और यहाँ पे देखो यहाँ ऐसा वाला कुदाल हम लोग के देश में होता है ना। ये तो टांगी जैसा बन गया है। मैं टांगी नाथ बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो गया है थोड़ा टांगी जैसा, तो इसको समझ लेते हैं कैसा होता है ना। एक मिनट, थोड़ा हंसना नहीं तुम लोग, ठीक है।
एक मिनट रुक जा मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से ला करके और ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा चौड़ा सा, एक मिनट कलर ले लेता हूँ, ऐसे इस तरह से चौड़ा सा इसमें लगा होता है और यहाँ पे इस तरह से लगा होता है, ठीक है। तो हम लोगों के देश में इस तरह का कुदाल उपयोग में लाया जाता है ना, जो इस तरह के साइज वाला कुदाल होता है। आ रही बात समझ में? ये फॉरेन वाला दे दिया है एग्जाम्पल, लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। तो ये हल के जैसा काम करता है ना, ये कुदाल नहीं है। तो जो कुदाली हमारा देसी कुदाली है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आ रही बात समझ में? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कल्टीवेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कल्टीवेटर के बारे में। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल जैसा लगा रहता है ना 4-5 ठो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर। तो आजकल क्या होती है, जुताई की जो कार्य हो रही है वो लोहे के हल से भी नहीं हो रही है, अब किसके द्वारा होने लगी? कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। किसकी? श्रम, मतलब आदमी भी इसके लिए कम चाहिए और समय भी इसमें कम लगता है, इसलिए कल्टीवेटर से खेती करना अब क्या है? ज़्यादा फायदेमंद है ना। आगे देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर, देख रहे हो ट्रैक्टर द्वारा चलते हुए। अब आगे है हमारे पास बुआई। बुआई क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कहता है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई जो है ना, ये फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। तुम लोग भी अपने घर में, अगर तुम्हारे पिताजी या दादाजी किसान होंगे तो तुम देखे होगे कि अच्छे फसल का पहले चुनाव किया जाता है, कि मतलब अच्छे फसल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए अच्छे दानों का चुनाव किया जाता है, जो अच्छा बीज होता है, अच्छे क्वालिटी के बीज का चुनाव किया जाता है। आजकल क्या होते हैं, पॉलीथीन में पैकेजिंग किया हुआ हम लोगों के पास बीज उपलब्ध होता है, ठीक है, जिसे मार्केट से लेकर के हम लोग बोते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसे छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए बर्तन में रखते थे और बुआई के समय उसको क्या करते थे? पानी में भिगो देते थे, जिससे जो खराब वाला बीज रहता था ऊपर आ जाता था और उसको छान के फेंक देते थे, और जो अच्छा बीज होता था उसकी बुआई करते थे। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो आगे समझते हैं क्या दिया गया है इसमें। बुआई आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे बताया गया है बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपने माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, क्योंकि वे जो बीज थे वो कैसे थे? खराब थे। इसलिए उनकी माँ क्या करती है? उन बीजों को छांट करके अलग कर देती है। उसका उत्तर यहाँ पे दिया होगा। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? वे भारी बीज हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे बीज कैसे हैं? वे बीज हैं भारी। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। जो बीज खराब होता है ना, जब पानी में हम लोग उसको डालते हैं तो क्या होता है? वो तैरने लगता है। किस पे? पानी पे तैरने लगता है। वो हल्के होते हैं, अतः यह जल पे तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक यह अच्छी विधि है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अच्छे बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से हम लोग किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो तुम यह विधि लिख सकते हो कि उसे पानी में भिगो करके जो क्षतिग्रस्त बीज होगा वह पानी के सतह पर तैरने लगेगा और जो अच्छा बीज होगा पानी के सतह के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है ना। अब बीज की बुआई किन औजारों से की जाती है? मिट्टी को पोला करने वाले औजार के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं? बीजों की बुआई करने वाले औजारों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला है हम लोगों के पास परंपरागत औजार, जो देसी औजार है उसके बारे में समझते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। जो परंपरागत रूप से जो बीजों की बुआई करने वाला औजार होता है वो किस आकार का होता है? कीप, मतलब छोटा, इस तरह के कीप के आकार का होता है, इस तरह से बना हुआ ना। इसी के माध्यम से क्या करते हैं? बुआई करते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। उसमें पाइप लगा होता है, ठीक है। इसमें हम तो एक पाइप बनाए हैं, इसमें हो सकता है कि 2-3 पाइप हो, और इस पाइप के सहायता से वो क्या जाता है? नीचे जाता है, पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। हल चलते रहता है, हल में ही वो फिट रहता है, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है? बुआई होते जाता है ना, तो नीचे गिरते जाता है, टपकते जाता है दाना। यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे लगा हुआ है, इसी की बात चल रही है, बीज बोने का पारंपरिक तरीका। आगे चलो, अब हम लोग समझते हैं सीड ड्रिल क्या होता है ना, थोड़ा सा समझते हैं सीड ड्रिल के बारे में। देखो, सीड ड्रिल का एक
फिगर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखो, इधर देख रहे हो ना, इधर से क्या करते हैं, अनाज डालते हैं तो ये प्रत्येक जगह पे क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र बना होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, मिट्टी में जो है बीज गिरते रहते हैं। तो इसी की बात अब चल रही है। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ये जो ट्रैक्टर वाला था ना कल्टीवेटर, उसी में सीड ड्रिल फिट होता है, ठीक है, का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के, अब सीड ड्रिल से जब हम लोग बीज बोते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका लिखिएगा कि जो सीड ड्रिल के द्वारा जो बुआई की जाती है उसमें बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, ठीक है। ये तब बात समझ में आ गया यहाँ तक। इससे बीजों को पंछियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। उचित गहराई पे जब हम लोग बीज को बोते हैं, उसके बाद जब उसको ढक देते हैं तो उसको ज़्यादा मात्रा में पंछी नहीं खा पाते हैं, इसलिए हम लोगों के फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे कहता है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं, वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इस प्रश्न का थोड़ा सा हम लोग उत्तर अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। कहता है धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पहले क्या करते हैं, उनको पौधशाला में हम लोग उगा लेते हैं ना, बिचड़ा जिनको हम लोग बोलते हैं। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे, जो कुछ क्या होते हैं, जंगली पौधे जो होते हैं, या फिर वानिकी करने के लिए जो हम लोग पौधा लगाते हैं, जो छोटा सा अपना जो हम लोग बागवानी लगाते हैं उसमें जो पौधे लगाते हैं, एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखो। कहता है पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो क्या होता है, जो पौधे हैं ना, पौधों की जब बुआई की जाती है तो उनके बीच में क्या होता है, उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, पौधे को क्या लाभ होता है, इससे लाभ यह होता है कि उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो पौधों के बीच में उचित दूरी रखना क्यों आवश्यक है। तो आप उसका यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। उसका उत्तर यह होगा कि पौधों के बीच में उचित दूरी रखना इसलिए आवश्यक है ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है ना, ये भी ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है कि पौधे बहुत घने उगाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पौधों को वहां से हम लोग निकाल करके हटा देते हैं ताकि उनके बीच में कंपटीशन कम हो जाए ना। चलो आगे देखो। कहता है कि खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या, खाद एवं उर्वरक मिलाना। यहां तक बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्योंकि मिट्टी में बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्वों के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना क्लास 7 में, कि हम लोगों को क्लास 6 में, और हम लोगों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से क्या है, पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे हैं उनके पोषक स्तर को मिट्टी में बनाए रखने के लिए, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही पानी के माध्यम से पोषक तत्वों को चूसते हैं, ऊपर लेते हैं, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की एक मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उसमें जो चीज मिलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। खाद या उर्वरक किसे कहते हैं। आगे देखो। कहता है मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। देखो ये गया है बच्चा, तुम भी जब अपने खेत के पास जाते हो तो कुछ फसल क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जबकि कुछ फसल थोड़े कमजोर निकलते हैं। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। अब देखो मिट्टी जो होती है ना, उसी में खनिज पदार्थ होता है, और वो मिट्टी क्या करती है, पौधों को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। अब देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के फसल हम लोग बोते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके भीतर जो पोषक पदार्थ है ना मिट्टी के अंदर, वो क्या होते हैं, पोषक पदार्थ अत्यंत कम हो जाते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान क्या करते हैं, खेतों में खाद देते हैं। खेतों में खाद क्यों दिया जाता है, आप समझ गए होंगे कि बार बार फसल उगाने से क्या होते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। चूंकि पौधे जो हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, तो क्या करते हैं किसान खेतों में खाद देते हैं ताकि जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है वह पूरी हो जाए। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। और यह जो मिट्टी में खाद देने की प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद देना कहते हैं।
अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब देखो जो ऊपर क्वेश्चन लिया गया था उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि अपर्याप्त मात्रा में अगर हम लोग खाद देंगे तो क्या होगा, पौधा कमजोर निकलेगा। आगे देखो, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि खाद क्या होता है, आपसे प्रश्न किया जाता है कि खाद क्या होता है, तो उसका उत्तर लिखिएगा कि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे तथा जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद किससे हमें प्राप्त होता है, पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से हमें प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। देखो हम लोगों के गांव में एक प्रचलन है कि वहाँ पे क्या होता है, जो भी क्या होते हैं जंतु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो भी मल त्याग करते हैं जैसे गोबर वगैरह करते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग एक जगह गड्ढे में हम लोग खोद करके उसमें गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, डालते जाते हैं, इसको साल भर जमा करते हैं, ठीक है। और जब बरसात का सीजन आता है, खेती बाड़ी का जब सीजन आता है, तो वहाँ से उसे निकाल करके और खेतों में हम लोग फैला देते हैं, बिखेर देते हैं, तथा इनका अपघटन होने के लिए हम लोग खुले भी छोड़ देते हैं। और जब अपघटित हो जाता है खेती बाड़ी के समय में, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में मिला देते हैं। अब देखो, आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या होता है कि जो हम लोग ये सड़ा गला पदार्थ है, इसको जो गड्ढे में हम लोग जमा करते हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उगाते हैं या सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, ठीक है। वे सूक्ष्म जीव और कुछ केचुए मिलकर के उसको क्या करते हैं, उसको खाद में बदल देते हैं। अब देखो इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इसको अभी हम लोगों को नहीं करना है, ये प्रयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग इधर थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हम लोग खाद के बारे में पढ़ चुके कि खाद क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है ना, जो पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट से हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक के बारे में, कि उर्वरक क्या होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक कैसा पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है, ये खाद से इस प्रकार भिन्न है कि खाद जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है खाद को ना। और जो उर्वरक हैं उनको कहाँ, सॉरी, उर्वरक जो हैं वे रासायनिक पदार्थ हैं और इनको कहाँ बनाया जाएगा, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और जो खाद हैं वे कार्बनिक पदार्थ हैं और उनको हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, खाद को हम लोग तो बनाते हैं जो पेड़ पौधे हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके अपशिष्टों से उनको तैयार किया जाता है। यही दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि वह खाद से कैसे भिन्न है, तो उसका मैं उत्तर बता रहा था। अब देखो यहाँ पे भी लिखा गया है, कहता है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये जो उर्वरक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, फॉस्फोरस और पोटेशियम। बैंक के एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक का उदाहरण है। वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से सुपर फॉस्फेट दे देगा चाहे पोटास दे देगा। तो उसमें एक बार बैंक में ये क्वेश्चन आया था, मैं उसका देख रहा था क्वेश्चन में, तो कभी कभी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। चलो आगे देखो, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब देखो चूंकि इसमें कुछ खास तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो कुछ खास प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब इन पोषक तत्वों का क्या इस्तेमाल होता है, जो पौधे हैं ना उनके वृद्धि के लिए ये पौधे इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या हो जाती है, कमी आती है ना। इसलिए हम लोगों को उर्वरकों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग खाद का जितना चाहे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उर्वरक का हम लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है। जो क्या होता है, उर्वरक होते हैं ना, इसमें बहुत हानिकारक केमिकल होते हैं, तो ये जल को कैसा कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ये जल प्रदूषण के भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अरे ये बात समझ में। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो आप इसका उत्तर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी क्या करना चाहिए कि देखो, जैसे एक फसल हम लिए तो उसके बाद अगले फसल को बोने से पहले उस खेत को कुछ समय के लिए क्या छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। तो क्या होता है, अपने पोषक तत्वों की जो उसके भीतर कमी हो गई है उसको फिर से रिकवर कर लेता है ना। आगे देखो, बताया गया है कि खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी
वृद्धि होती है। जब हम लोग खाद का बार बार उपयोग करते हैं तो खाद का उपयोग करने से एक तो फायदा यह है कि हानिकारक नहीं होता है, दूसरा फायदा क्या है कि मिट्टी का जो गठन है, टेक्सचर है, मिट्टी की जो बनावट है, संरचना, उसमें भी क्या होता है, इससे फायदा होता है, ठीक है। दूसरा, और जल अवशोषण क्षमता जो मिट्टी का है, मतलब मिट्टी के भीतर जो जल जमा रहता है उसको रोक कर थाम कर रखने की जो क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है और यह मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व है ना उनकी क्या कर देता है, प्रतिपूर्ति कर देता है, मतलब उनको फिर से उसको लौटा देता है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है, अब देखो मिट्टी में जो मिट्टी है जिसमें हम लोग फसल बार बार उगा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी होती रहती है, तो उसमें प्रतिपूर्ति का एक तो तरीका है कि उसमें उर्वरक दे दिए या फिर खाद दे दिए। तो खाद और उर्वरक में से जब देना हो तो हम लोग खाद ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि खाद जो है कम हानिकारक है। अब अन्य किस विधि से मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, तो उसको देखो फसल चक्रण द्वारा। क्या के द्वारा, फसल चक्रण के द्वारा। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है ना। पहले, अब देखो इसका उदाहरण दिया गया है, पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। फलीदार जो चारा होता है जिसमें फल होता था उसको एक ऋतु में किसान उगा लिया, उत्तर भारत में उगाते थे, तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, और दूसरी ऋतु में क्या करते थे, गेहूं उगाते थे। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऋतु में क्या उगाया, एक ऋतु में दलहनी पौधा उगा दिए और दूसरे ऋतु में हम लोग गेहूं का खेती कर दिए। तो इस तरह से फसल को बदल बदल के जो उगाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जो किसान है ना उनको कहा जाता है कि आप फसल को क्या कीजिए, फसल चक्रण के द्वारा खेती कीजिए। हाँ, तो इससे मिट्टी में क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रतिपूर्ति हो जाती है ना। चलो आगे देखो, पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं, जो आप क्लास 7 में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। कहता है कि यह फलीदार, ये लेगुमिनस जो पौधे होते हैं, मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उनके जड़ के गांठों में ये रहते हैं। कौन, ये फलीदार लेगुमिनस पौधे, मतलब दलहनी पौधा, ऐसे समझो कि जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। नोड्यूल्स होते हैं, जैसे रूट है उनका बहुत सारा रूट निकला हुआ है इस तरह से, तो रूट में क्या होते हैं, गांठों के रूप में होते हैं, इस तरह से नोड्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसी में ये बैक्टीरिया होता है, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात चल रही है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करते हैं, उनको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं ना, और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, भूमि को उर्वरा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहता है उर्वरक एवं खाद में अंतर, यहां अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। यहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से भी समझेंगे कि उर्वरक में और खाद में क्या अंतर होता है। कहता है उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यह मानव के द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा उर्वरक बनाया जाता है। खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है, क्लियर है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होते हैं। फिर भी जो खाद है ना, ये खाद है, इसको खेतों में डालना ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए रिकमेंड इसी को, खाद को किया जाता है, क्योंकि ये हानि कम पहुंचाते हैं और ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए हम लोग इसका उपयोग कम मात्रा में करते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। हाँ, तो चलो हम लोग क्या है दोनों के बीच में अब अंतर समझ गए हैं। आगे क्या है जो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है वह है, एक मिनट थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। चलो देखो हम लोगों का क्या है नेक्स्ट हेडिंग, खाद के लाभ ना। ये जो खाद है इससे क्या लाभ होता है। कहता है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो जैविक खाद होती है ना वो उर्वरकों की अपेक्षा क्या अच्छी मानी जाती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, जो जैविक खाद है ये उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, क्या कारण है समझते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जो है जल के छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, और वो उसमें संग्रहित रहते हैं। तो जो जिस मिट्टी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है ना।
इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। किसके उपयोग से? खाद के उपयोग से, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। देखो जो खाद है ना, खाद के प्रयोग करने से क्या होते हैं, जो मतलब मित्र जीवाणु जो हैं, ठीक है, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होता है, उनका संख्या उसमें बढ़ जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संख्या बढ़ जाता है। क्या है यह, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। जो क्या है, टेक्सचर जो है वो मिट्टी का वो क्या होता है, सुधर जाता है। अब हम लोग चलो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में। हाँ तो चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सिंचाई के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी जीव हो या पेड़ पौधा हो, उनको जीवित रहने के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की विशेष महत्व है ना। अरे बात समझ में, किसकी वृद्धि, पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का क्या है, विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है ना। जो पौधे के जड़ होते हैं उनके द्वारा जड़ों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। जो जड़ है उसी से ना पानी ऊपर 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 चढ़ते जाता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। देखो क्या है, जो पौधे के जड़ होते हैं ना, कोई पौधा है, अब इसका बहुत सारा जड़ ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पे मान लो पत्ती बनी हुई है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे नीचे में क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे में होते हैं छोटे छोटे जल होता है, ठीक है, और उस जल को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। और इसी जल के साथ और किसका अवशोषण हो जाता है पेड़ में, इसके साथ ही साथ खनिज लवण का भी अवशोषण होता है और साथ ही साथ उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जो पौधा होता है ना, उसमें कितना प्रतिशत, 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। देखो जो बीज होते हैं ना पेड़ के, उनका अंकुरन जो है, अंकुरन करने के लिए, चूंकि उसका जो बीज, कोई भी बीज होता है उसका अपर कवरिंग जो होता है, किसी भी बीज के ऊपर वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले सॉफ्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मतलब मुलायम बनाना पड़ता है ना, मुलायम बनाना पड़ता है। तो जल में जो भीगता है तो मुलायम हो जाता है, तो अंकुरन निकलने में क्या होता है, मदद मिलता है। अंकुरन निकलने में क्या होता है, मदद मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं। आगे कहता है कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जो जल है उसमें पोषक तत्व घुल के ऊपर की ओर जाते हैं पौधे में, ठीक है, जड़ द्वारा चूस करके पत्तियों तक भेजे जाते हैं। तो जो उसमें घुले हुए पोषक तत्व होते हैं ना विभिन्न प्रकार के, ये पोषक तत्वों का स्थानांतरण कहाँ होता है भाई, इसका स्थानांतरण क्या होता है, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करती है। अब तो जो जल है, कहता है कि जल आखिर पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग होता है जल का, और साथ ही साथ जल क्या करते हैं, यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि फसल को जल देना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग कहेंगे कि जल पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए, उन्हें भोजन बनाने के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ जो जल है उस पाले और गर्म हवा से पौधों की रक्षा करता है। और आगे क्या है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए। अब देखो मिट्टी की नमी जो है उसको भी ये बनाए रखता है, कौन, जल ना। खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो यहाँ पे 3 मुख्य बात हम समझाए हैं जिसके लिए मिट्टी में हमेशा जल देना जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे फसल लगा हुआ है ना। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक देखो तुम्हारा सिंचाई का क्या दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है कि निश्चित अंतराल पर जब कहीं पे फसल लगा हुआ है तो एक खास पीरियड के बाद जब हम लोग उसमें पानी पटाते हैं, पटौनी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। आगे देखो, सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। अब देखो क्या होता है, जो हम
कितने बार किसी को जल देंगे, किसी पौधे को, वह इस बात पे निर्भर करेगा कि उस समय ऋतु कैसा है। पहला नंबर, अगर मान लो गर्मी का सीजन चल रहा है तो ज़्यादा जल देना पड़ेगा, और बरसात के सीजन में थोड़ा कम जल देना पड़ेगा। साथ ही साथ वह जो फसल है उसको जल की कितनी आवश्यकता है, इस पर भी ये बात निर्भर करेगी। और लास्ट में क्या है, मिट्टी। अगर मान लो बलुई मिट्टी है, ठीक है, तो उसमें जल धारण क्षमता कम होती है ना, दोमट मिट्टी के अलावा, या फिर क्या है, जलोढ़ मिट्टी के अलावा। तो इसलिए मिट्टी के टेक्सचर पे भी ये सब निर्भर करता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा क्यों है? पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। चूंकि क्या होता है, धूप के दिन में या जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें पत्तियों से जल वाष्पन का दर बहुत तीव्र होता है, इसलिए क्या होता है, उन्हें बहुत तेजी से वो जल को मिट्टी से चूसते हैं, इसलिए बार बार उनको पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक समझ गए? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूं। अब चूंकि जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो कोई भी पौधा लगाएंगे या नर्सरी लगाएंगे या खेती बाड़ी का काम करेंगे तो वहां पे जब उसका पटौनी करेंगे या फिर पानी देंगे, सिंचाई करेंगे किसी फसल का, तो उस समय क्या होंगे, आप लोग ज़्यादा सतर्क होंगे। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। ये बच्चा बूझो बता रहा है ना, पिछली गर्मी में क्या हुआ था, ये कम पानी दिया था जिसके चलते इसके पौधे क्या थे, सूख करके मर गए थे। अब देखो सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, हम लोग किन किन माध्यमों से सिंचाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, सिंचाई के स्रोत के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो कुएं, सबसे पहला नंबर, कुआं तो तुम लोग देखा होगा ना, वेल, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है। मतलब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से जल प्राप्त करते हैं, किसके लिए, सिंचाई के लिए ना। चलो आगे देखो। देखो यहां पे एक चित्र दिखाया गया है, इसमें एक किसान क्या कर रहा है, एक किसान कुएं से, ठीक है, पानी निकाल करके और सिंचाई का काम कर रहा है। सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखो कुआं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अब जो सिंचाई के हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उनसे सिंचाई करने का जो तरीका है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो जानवरों का प्रयोग किया जाता है या फिर मजदूर का प्रयोग किया जाता है। अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष होते हैं। देखो मवेशी या मजदूर से जब क्या किया जाता है, पानी का सिंचाई किया जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है ना, और उसमें ज़्यादा समय और श्रम भी ज़्यादा खर्च होता है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। अब चलो कुछ पारंपरिक तरीकों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो पारंपरिक तरीका है उसे हम लोग मोट कहते हैं। क्या है, घिरनी। इसको क्या हम लोग कहते हैं, घिरनी कहते हैं। थोड़ा सा इसको, इस फिगर को जब देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, एक कुआं है, कुआं में यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे एक घिरनी लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो एक घिरनी लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, मोट वाला तरीका है ना, सबसे पहला तरीका। मतलब घिरनी के माध्यम से क्या करते थे, कुआं से ऐसे ऐसे करके पानी निकालते थे और बाद में पानी बाल्टी से दूसरे जगह डाल देते थे। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है चेन पंप। दूसरा क्या है, चेन पंप। चेन पंप के माध्यम से भी पानी को अपलिफ्ट किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। तीसरा है ढेकली। क्या है, ढेकली। इसमें क्या होता था, ऊपर में इस तरह से लगा देते थे दो लकड़ी को, और एक को कुआं में ऐसे डुबाते थे, फिर ऐसे 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 ऐसे। देखो एक यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ढेकली वाला, ठीक है। क्या होता था, ऐसे दो खंभा होता था और इसी खंभे के सहारे से ऐसे कुआं में, यहाँ पे कुआं है तो ऐसे ढेकली, और इसमें क्या लगा रहता था, धागा लगा रहता था। तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके क्या किया जाता था, इससे पानी निकाला जाता था। तीसरा है रहट। रहट जो है इसमें उत्तोलक तंत्र लगे होते थे, और बैल के सहायता से या फिर घोड़े के या किसी जानवर के सहायता से गोल गोल ऐसे घूमता था, और नीचे से ऐसे ऐसे चेन के माध्यम से क्या होता था, पानी निकलते रहता था ऊपर में। यहाँ पे देखो कुछ कुछ दिया हुआ है, ये देख रहे हो, ये ढेकली का चित्र बना हुआ है, जिसका चित्र हम बना करके आप लोगों को दिखा रहे थे। ये क्या है, ढेकली है। इसमें देख रहे हैं ना, एक खंभा बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें एक क्या लगा हुआ है, लंबा सा लकड़ी लगा हुआ है, और इसके यहाँ एक तरफ क्या है, थोड़ा वजन चढ़ाया हुआ है। पानी को जब नीचे हम लोग ले जाते थे और फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाते थे तो इससे पानी ऊपर निकल आता था, ठीक है। चलो आगे देखो। देखो यहाँ पे एक तुमको फोटो दिख रहा होगा। ये जो फोटो है इसमें देखो बैल ऐसे घूम रहा है ऐसे गोल गोल, और यहाँ पे कुआं से ऐसे ऐसे पानी निकल रहा है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रहट। इसको क्या बोलते हैं, रहट बोलते हैं। तो इसका भी प्रयोग किया जाता था। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग
किया जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का भी उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना। जो पंप होता है, गांव पे आप लोग तो पंप देखे होंगे, डीजल पंप। तो ये जो डीजल पंप है इसको तो डीजल से चलाया जाता था, बायोगैस से भी चलाया जा सकता है, विद्युत से भी। आजकल इलेक्ट्रिक मोटर आ गया है। सौर ऊर्जा आजकल जो है किसे, सोलर सिस्टम से चलने वाले भी पंप हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जो है विभिन्न माध्यमों से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। अब देखो सिंचाई की हम लोग क्या करते हैं, पारंपरिक तरीके तो पढ़ लिए, अब हम लोग सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से यहां तक? चलो, सिंचाई की आधुनिक विधियां ना, कहता है सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। जो आधुनिक तरीका है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जल है उसका उपयोग हम लोग मितव्ययिता मतलब जल को बचा बचा कर उपयोग कर सकते हैं, इसमें जल बर्बाद नहीं होता है, जो मितव्ययिता से कर सकते हैं। और इसकी मुख्य विधियां निम्न है। पहला विधि क्या है, पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, इसको हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें फुहारा जैसा फेंकता है पानी ना। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऐसे जगह पे किया जाता है कि जहाँ पे असमतल भूमि हो। जैसे मैं एक बार जबलपुर में गया था, तो जबलपुर में क्या है, नर्मदा नदी है और उसके किनारे क्या है, बिल्कुल असमतल भूमि है, ठीक है। तो वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हुए मैंने देखा था किसानों को। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। आप लोग भी अपने गांव के अगल बगल में इस तरह का कुछ कुछ सिस्टम देख सकते हैं। यहां पर जल का कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पाइप होता है, उस पर एक नोजल लगा होता है और वही पानी को स्प्रिंकल करता रहता है ना, ठीक है। छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए यह उपयोगी होता है। तो किसके लिए, लॉन, जहाँ पे घास का मैदान लगा होता है ना शहर में, वहाँ पे स्प्रिंकलर लगा होता है। कॉफी की खेती वाले बागान में भी स्प्रिंकलर लगा होता है और अन्य कई फसलों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। सेकेंड वन इज ड्रिप तंत्र। क्या है, ड्रिप सिस्टम है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। थोड़ा सा ड्रिप सिस्टम का मैं आप लोगों को फोटो दिखा देता हूं। देखिए ये ड्रिप सिस्टम वाला है। इसमें क्या है, मोटर से पानी तो निकल रहा है, लेकिन फिर पाइप के माध्यम से जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, एक एक करके सबके जड़ों में पानी बूंद बूंद करके गिर रहा है। अब ऐसा क्यों किया जाता है भाई, ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसको समझते हैं। इसे ड्रिप तंत्र का, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर तो नहीं है ना, हाँ, तो इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों या वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। देखो ड्रिप तंत्र का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। जो ड्रिप तंत्र है, ड्रिप तंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका होता है, यह सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे पौधे को कैसे पानी मिलता है, बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, मतलब जल की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होती, क्योंकि बूंद बूंद करके पानी गिरा है तो क्या बर्बाद होगा, ठीक है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है ड्रिप सिस्टम। आप लोगों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों पर किस सिस्टम के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, तो उसका उत्तर आप लोगों को देना है ड्रिप सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, ड्रिप सिस्टम के द्वारा। वहां पे ऑप्शन में स्प्रिंकलर भी दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ड्रिप सिस्टम के द्वारा बताना है ना। चलो खरपतवार से सुरक्षा के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि खरपतवार से हम लोग कैसे सुरक्षा प्राप्त करते हैं। बूझो पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उगाए हैं। देखो जब भी हम लोग कोई फसल लगाते हैं ना, तो फसल में कुछ अवांछनीय पौधे भी साथ साथ उगाते हैं, ऐसा होता है ना। तो बूझो भी वहां पे देख रहे हैं क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं, नहीं, ये जो अन्य पौधे हैं इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें खरपतवार बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो तो यहां से यहां तक तुम्हारा खरपतवार का क्या है, डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद करेंगे। खरपतवार हटाने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है,
क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब देखो खरपतवार क्या करता है, फसल के साथ यह उग करके, जब फसल के साथ दूसरे पौधे उग जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके भोजन को खुद ग्रहण करने लगते हैं और पौधा को जो खाद पानी हम लोग देते हैं उसको खा जाते हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, उसके वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। जब हम लोग फसल को काटते हैं तो उसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए कैसे होते हैं, विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने में उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। अब देखो खरपतवार को हटाने के लिए किसान क्या करता है, विभिन्न प्रकार का तरीका अपनाता है। ठीक है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। अब देखो फसल बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो उस समय जितना खरपतवार होता है कुछ तो वहीं पे खत्म हो जाता है, गल के सड़ के खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में जब खेती हो जाती है तो उसमें भी कुछ खरपतवार उगाते हैं। अब देखो क्या होता है, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, वो तो हम लोग बात कर चुके हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। देखो खरपतवार हम लोग किस समय हटाए, उसमें फल लगने से पहले ही खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फल लगेगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा वृद्धि करने लगेगा ना। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर, अब कैसे हटा सकते हैं हम लोग खरपतवार को, तो अब यहाँ से उसकी चर्चा हो रही है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है ना। या तो हम लोग हाथ से उखाड़ लेंगे या क्या करेंगे, जड़ के पास से उसको काट करके हटा देंगे। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जा सकता है। आप लोगों से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरपतवार को हम लोग किस उपकरण के माध्यम से हटाते हैं, तो इसे हम लोग खुरपी या हैरो की मदद से हटाते हैं। किसकी मदद से, खुरपी या हैरो की मदद से हटाते हैं। आगे चलो कहता है कि रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किए जाते हैं। अब देखो कुछ मार्केट में ऐसे केमिकल अवेलेबल हैं जिनके उपयोग से भी खरपतवार को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मार सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं खरपतवार नाशी। इसे क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है 2,4-D। क्या नाम है उसका, 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। 2,4-D का जब छिड़काव करोगे ना, स्प्रिंकलिंग कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो खरपतवार हैं वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। ये इसका खासियत है कि खरपतवार तो मरेंगे लेकिन फसल को कोई हानि नहीं होगा। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर के स्प्रेयर मतलब फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। यहां तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। चलो आगे देखो आगे हम लोगों के पास एक फिगर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है ये किसान ना। चलो आगे देखो, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है। जब भी हम लोग कोई केमिकल का उपयोग करते हैं ना तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बिल्कुल पड़ता है। अब क्या होता है देखो, जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव हम लोग करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए या मास्क लगा लेना चाहिए। क्लियर है। चलो आगे देखो, हम लोग अब फसल की कटाई के बारे में बात करते हैं। किसकी बात अब हम लोग कर रहे हैं, कटाई की बात कर रहे हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो क्या हुआ, सब उधर वाला तो कार्य हो गया, हम लोग सिंचाई वगैरह भी कर लिए, खरपतवार भी हटा लिए। अब लास्ट में क्या हुआ, फसल धीरे धीरे पक गया। और जब फसल पक गया तो क्या करेंगे, अब उसकी कटाई करेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है ना। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। दो तरीका है, या तो खींच के उखाड़ लेंगे और नहीं तो फिर काट करके बिछा देंगे। ठीक है, एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अनाज फसल जो है उसे पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। चलो आगे देखते हैं। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। ये जो दराती है ना, इसे कहीं कहीं हसिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये तुमको दराती का फिगर दिख रहा होगा, सिकल। ठीक है, इसकी सहायता से हमारे देश में कटाई की जाती है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर की सहायता से। तुम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग फसलों की कटाई किससे करते हैं, तो हम लोग किससे, हार्वेस्टर की सहायता से फसलों की कटाई करते हैं ना। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। अब देखो जो फसल है उसमें क्या होता है, बीज के साथ साथ भूसे और दाने भी होते हैं। मतलब
जो जानवर है उनका भी तो चारा उसी के साथ लगा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर है कि काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। कौन से मशीन के द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा। यहाँ पे देखो एक कंबाइन मशीन का फोटो दिखाया गया है ना, ये क्या है, कंबाइन मशीन है। चलो आगे देखते हैं। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। जो कंबाइन मशीन होता है ना, वो हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या होता है, संयुक्त रूप होता है ना, मिला जुला रूप होता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को, अब देखो जिनके पास बड़ा खेत है वो तो इस तरह के मशीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे खेत वाले किसान हैं जिनके पास क्या है, बहुत कम लैंड है, तो वैसे लोग क्या करते हैं, किसान अनाज के दानों को फटक करके, चलो फटक के क्या करते हैं, फटकने का जो काम है इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। क्या कहते हैं, विनोइंग करके अलग कर सकता है ना। अब आओ थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, थोड़ा सा नीली हुई पट्टी में। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी संभावना होता है। तो हम लोगों को ऐसे करने से बचना चाहिए, ठीक है। चलो कटाई पर्व, अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहता है कि 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। देखो खेती जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारा उसमें कार्य होता है, और 3-4 महीने के बाद जब फसल पक जाता है उसके बाद हम लोग उसको काटते हैं। तो जब फसल की कटाई हो जाती है और वो खलिहान में आ जाता है तो किसान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने मेहनत के बाद वो क्या आया, वो जो कृषि उत्पाद है उनके पास पहुंच पाया। तो उनको क्या होता है, बहुत हृदय में बहुत उल्लास होता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है। और यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व, अब देखो जब फसल की कटाई होती है तो भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के पर्व मनाए जाते हैं। उसका कुछ का नाम दिया गया है। एक है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली तथा नवान्या एवं बिहू इत्यादि पर्व क्या मनाए जाते हैं, भारत के विभिन्न स्थानों पर मनाए जाते हैं। यहां तक समझ गए। अब चलिए हम लोगों के पास है भंडारण। नेक्स्ट क्या है, भंडारण। देखो उत्पाद, अब जब फसल की कटाई हो गई तो फसल को सुरक्षित रखना भी तो है बचा के, ताकि उसका भविष्य में अच्छे से प्रयोग किया जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फसल का भंडारण करते हैं ना। अब भंडारण क्या है, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी हम लोग फसल प्राप्त किए उसको भंडारित कैसे करें। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, अब देखो फसल क्या है, उसमें जो दाना होता है, जैसे मान लो गेहूं है, उसको बोरी में अब रखना है तो उससे पहले क्या करते हैं, गेहूं को थोड़ा सुखाएंगे ना जी। अगर मान लो कच्चा रख देंगे तो उसमें फफूंद लग जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें सबसे पहले किससे, नमी से बचाना होगा। नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा ना। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो तुरंत कटाता है ना जी फसल, उसमें क्या होता है, नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सुखाना पड़ता है, ताकि उसका नमी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। यदि फसल के दानों बीज को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसके खराब होने की अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर मान लो बिना सुखाए रख दोगे ना तो उसके खराब होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा पनप जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनुपयोगी हो जाएगा ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे चलो। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। इसीलिए क्या करते हैं हमारे घर में बुजुर्ग लोग या फिर बच्चे सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, पहले फसल को जब कटाई हो जाती है उसकी तो उसके दानों को अलग करके और उसको अच्छे से सुखा लेते हैं धूप में। उसके बाद फिर बोरी में उसको पैक करते हैं ना। इससे उनकी कीट पीड़ जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, अब देखो भंडारण कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों में हो रहा है। सबसे पहले तो जूट के बोरी में या फिर जो प्लास्टिक का बोरी है उसमें भी करते हैं। धातु के बड़े पात्र बीन्स, जो धातु के बड़े पात्र होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीन्स में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण, अब देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बीज हो गया है तो बड़े पैमाने पर उसका भंडारण किस में किया जाता है, साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। जिससे उनको क्या कह रहा है आगे, जिससे उनको, देखो यहाँ पे एक फोटो बना हुआ है,
ये फोटो तुम लोगों को दिख रहा होगा, एक इसका अनाज भंडारण हेतु साइलो का फोटो बना हुआ है ना, इसमें देख रहे हो ना, ये बड़ा बड़ा जो मोटा मोटा पाइप की तरह दिख रहा है, इसी में अनाज को भर के रखा जाता है। ठीक है, पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। आगे देखो, कहता है कि नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। अब देखो, जो अनाज है, हम लोग अनाज को सुखा लिए, उसको बोरी में भर के रख दिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी फिर भी फंगस वगैरह ग्रो कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, गांव में नीम की सूखी पत्तियों को उसमें डाल के रखते हैं ताकि उसमें फंगस वगैरह ग्रो नहीं करे। अब बड़े भंडार गृहों में अनाज को सुरक्षित रखना है, तो वहां पे क्या करते हैं, पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए वहां पे रसायन से उपचार किया जाता है। किससे? रसायन से उपचार करके उन्हें रखा जाता है। यहां तक सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे पढ़ते। अब चलो थोड़ा सा समझते हैं। अगला हेडिंग है जंतुओं से भोजन। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि कृषि का कार्य कैसे संपन्न होता है। कृषि का कार्य यहाँ पे संपन्न हो गया। जब हम लोग क्या करते हैं, अनाज का भंडारण कर देते हैं, तो कृषि का कार्य हम लोगों का संपन्न हो जाता है। उसके बाद वितरण का बात आता है। जो विभिन्न जरूरतमंद लोग हैं, जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता होती है, वो उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को सुनिश्चित करते हैं। आगे देखो, कहता है जंतुओं से भोजन। हमें जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त होता है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ और उसके स्रोत, इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं। जो जंतु होते हैं ना, जंतु से भी हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे दूध, मांस, अंडा इत्यादि। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं ना, वो उनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है मछली। ठीक है, पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फसल उत्पादन के विभिन्न चरण कौन कौन से। सबसे पहले बीजों का चयन, उसके बाद कहाँ था, हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं की उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। अब देखो, जैसे हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं तो उसके विभिन्न चरण होते हैं ना, जैसे बीजों का चयन, फिर खेतों की जुताई, फिर उसकी बुआई, उसके बाद उसमें क्या सिंचाई करना, खाद देना, तो इत्यादि इत्यादि के बारे में अभी हम लोग जिस प्रकार से पढ़े, इसी प्रकार से क्या होता है, पशुओं को पालने के लिए भी हमारे घर में या फार्म पे पालने वाले पालतू पशुओं की उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पशुपालन। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पर जब किसी पशु को रखने के लिए और उसे क्या भोजन देने के लिए, आवास देने के लिए और उसके देखभाल की जब व्यवस्था की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का हो गया खत्म। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप लोग हमको बिल्कुल बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं नया नया वीडियो लेकर के आता रहूं। थैंक यू वेरी मच।